everyone. Today we will discuss the chapter. Today we will discuss the chapter polymer chemistry. पॉलीमर केमिस्ट्री ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके CSIR नेट के लिए, गेट के लिए, एनी फर्दर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो जैसे HTET हो गया, हरियाणा स्टेट के लिए है, या कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें केमिस्ट्री का सिलेबस आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और कंसेप्ट बेसिस होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप आंसर कर सकते हो। और आजकल जो CSI या नेट में इससे ना न्यूमेरिकल्स देखने को मिल रहे हैं। पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, और आजकल क्या होता है, डायरेक्ट नहीं आता। आपको मतलब जो न्यूमेरिकल्स है उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हमारा हम पढ़ते हैं पॉलीमर। सबसे पहले बताओ पॉलीमर होता क्या है। ठीक है, पोली का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, पोली का मतलब, जो पोली है, पोली का मतलब क्या होता है, मैनी। मर का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं जब हम पॉलीमर स्टडी करते हैं क्या बोलते हैं, मैनी यूनिट, काफ़ी सारे यूनिट्स। तो कुछ टर्म्स हैं, सबसे पहले हम उन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली जो टर्म है वो होती है आपको होमोपोलीमर। होमोपोलीमर, अब जो होमोपोलीमर का मतलब क्या होता है, दिस इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ओनली बाय वन यूनिट। ठीक है, होमो का मतलब क्या, वन, और हम पढ़ रहे हैं यूनिट। यूनिट पॉलीमर में क्या, मैनी यूनिट है। तो होमोपोलीमर क्या होता है, ये होता है फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग only by one unit। ठीक है, only by unit। अगर मैं इसका एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आपने एग्जाम्पल अपने पढ़ा होगा नाइलोन। ठीक है, नाइलोन 6, नाइलोन 6, PVC हो गया, पॉलीविनाइल। ठीक है, और उसके बाद जैसे इसका मैं एग्जाम्पल, नाइलोन 6 बनता कैसे है। ठीक है, नाइलोन 6 कैसे बनता है, मान लो जैसे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH2 CH2 6 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इन दोनों को मिला के जो रिएक्शन यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और आपका क्या बनेगा, नाइलोन 6 बन जाएगा। ठीक है, तो जो नाइलोन 6 है वो 6 बना कैसे, आपका एक एक यूनिट जुड़ के। ठीक है, दैट इज ज्वाइनिंग ओनली बाय वन यूनिट। तो ये आपका क्या हो गया, उसके बाद जो आपकी आती है सेकेंड वाली, जो सेकेंड आपको जो टर्म है जिस पे आपको ध्यान देना है वो है आपका कोपोलीमर। वो है आपका कोपोलीमर। अब जो कोपोलीमर होते हैं, कोपोलीमर में क्या होगा, कोपोलीमर में दैट इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग मोर देन वन यूनिट। ठीक है, ये हो जाता है फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मोर देन वन यूनिट, फॉर्म मोर देन वन यूनिट। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नाइलोन 6 प्रोटीन एक्सेट्रा। जैसे इस तरह से बनता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लो AB। ठीक है, ये सारे पॉलीमर से ये मिला के क्या बन रहा है आपका AB, A प्लस B। यहाँ पे मतलब ये पूरी की पूरी क्या है, चेन है। नेक्स्ट है आपका एक जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है,
से भी क्वेश्चन आता है। पहले क्या आता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता था डिग्री, अब न्यूमेरिकल बेस्ड आने लग गया। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन वेरी कर सकता है, ठीक है, नो मैटर, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालनी आनी चाहिए। पहले तो देख लो ये होता क्या, इसकी डेफिनेशन देख लो। द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, द नंबर ऑफ repeating unit in the chain called polymerization, called polymerization, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं लाइक दिस, जैसे आपका ए है, ए पॉलीमर है, बी है, सॉरी ए, एक टाइप के काफी सारे हैं, तो आपका क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, रिपीटिंग यूनिट हो रही है, मतलब एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, एक चेन बना रहा है और आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, एक आपको मास ऑफ पॉलीमर निकालना आना चाहिए। मास ऑफ पॉलीमर, मास ऑफ पॉलीमर, ठीक है। अब मास ऑफ पॉलीमर कैसे निकालोगे, हम सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही देख रहे हैं इस चैप्टर के, जो आपकी एग्जाम बेस्ड है, ठीक है। तो मास ऑफ पॉलीमर क्या होगा, n इंटू मोलिकुलर मास ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। मास ऑफ 1 यूनिट, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, n इंटू मोलिकुलर मास ऑफ 1 यूनिट। यहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो n है ना, ये n जो है इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन अभी मैंने निकाला था, जैसे यहाँ पे बताया था डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर मैं यहाँ पे n की, ये n है, n कितने हैं, यहाँ पे कितनी रिपीटिंग यूनिट है, 1 2 3 और 4, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 होगी, ठीक है। अगर मान लो आपको मास पूछा है, मास निकालना है, तो अगर इसी यही यूनिट है, मतलब एक यूनिट जो रिपीट हो रही है, ठीक है, तो अब इसकी n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और इनटू मास, मोलिकुलर मास ऑफ 1 यूनिट। कोई ये नहीं है कि सबका ही मास लेना, कोई भी इसकी एक यूनिट ले लो, ठीक है, और उसका मास ले लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ पॉलीमर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, मास ऑफ पॉलीमर आ जाएगा। उसके बाद है आपका एक छोटी छोटी टर्म्स हैं, आप देख लेना। एक तो होता है एडिशन पॉलीमर, ठीक है, ये आपका 12th की बुक में मिल जाएगा। एडिशन पॉलीमर, इसका एग्जांपल आप बता सकते हो, इसका एग्जांपल क्या होगा, पीवीसी होता है, टेफ्लॉन होता है, ठीक है, टेफ्लॉन होता है, बूनर रबर्स होता है। जैसे कोई डीएसएसबी वगैरह का एग्जाम होता है ना, तो उसमें सीधा ये पूछ लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं एडिशन पॉलीमर के, या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें पूछ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद है कंडेंस, एक होता है कंडेंस्ड पॉलीमर, कंडेंस पॉलीमर में आ जाता है नायलॉन 6, नायलॉन 6, ठीक है, नायलॉन 6 आ जाता है, प्रोटीन्स आ जाते हैं। तो कंडेंस पॉलीमर में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल के आपका पॉलीमर बन जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टीरियो, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर, इसमें एक सबसे पहले बात आती है आइसोटैक्टिक, आइसोटैक्टिक, आइसोटैक्टिक में क्या होते हैं,
ऑल द मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड्स, इतना ध्यान में रखना, प्लीज रिमेंबर, ऑल मिथाइल ग्रुप्स are on same side in extended chain, ठीक है। अगर मैं बात फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैं एक चेन ले लेती हूँ, ओके। मेन बात क्या है कि यहाँ पे मेन बात है आपके जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जितने ऑल द मिथाइल ग्रुप्स आपके क्या होने चाहिए, सेम साइड पे। मान लो कि अगर एक मिथाइल आपका अबोव द प्लेन है, तो जो दूसरा मिथाइल लगा होगा वो भी अबोव द प्लेन ही होना चाहिए, दूसरा जो है वो भी अबोव द प्लेन होना चाहिए। और बाकी जो आपके बच गए, यहाँ पे एक एच आएगा, वो क्या आएगा आपका बिलो द प्लेन, ये भी क्या आएगा बिलो द प्लेन, और ये भी क्या आएगा बिलो द प्लेन, ठीक है, बिलो द प्लेन। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अब जितने भी मिथाइल्स ग्रुप हैं वो सारे के सारे क्या हैं आपके सेम साइड पे हैं, प्रेजेंट है। तो किस में जाएगा वो, आइसोटैक्टिक में जाएगा, आइसोटैक्टिक में जाएगा। अगर मैं सेकंड की बात करूं, अब देखो, अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड है आपका सिन डायोटैक्टिक, डायोटैक्टिक, ये क्या था, आइसो था, और ये क्या आपका सिन, सिन डायोटैक्टिक। इसमें क्या होता है, इसमें तो ऑल द मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इफ वन मिथाइल इज ऑन द से ऑन above the side, above the plane, and the other will be the below the plane, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल की तरफ पे मैं लिख सकती हूँ लाइक दिस, यहाँ पे क्या होगा, इफ one methyl is on the above the plane and the next methyl will be on the below the plane, and the next one will be the opposite of the previous one, that is above the plane। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका जो हाइड्रोजन है, ये आ जाएगा आपका that is below the plane, यहाँ पे क्या हो जाएगा above the plane, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा below the plane, ठीक है। इस तरीके से आपका चलेगा, जितनी भी लंबी चेन हो डजेंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड वन है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वन है, जी अब नेक्स्ट है थर्ड वन, ये इसको बोलते हैं दिस इज हिट्रोटैक्टिक, हिट्रोटैक्टिक, और इसको अटैक बोलते हैं, अटैक्टिक, दो नाम होते हैं इसको। तो एग्जाम में कभी कभी हिट्रोटैक्टिक बोल देता है, कभी कभी अटैक्टिक बोल देता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिथाइल द पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो आप इसमें क्या होगा, पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स आर randomly randomly distributed, randomly distributed, ठीक है। randomly distributed में क्या, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, एक चेन है, इसमें क्या है, इसमें ऐसा फिक्स नहीं होता, उसमें पहले वाले में तो क्या था, अगर एक वन अबोव द प्लेन है तो दूसरा क्या होगा बिलो द प्लेन है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर एक अबोव द प्लेन है दूसरा भी अबोव द प्लेन हो सकता है, फिर एक बिलो द प्लेन है, ठीक है, फिर आपका फर्दर है, ये आपका अबोव द प्लेन हो सकता है, बिलो द प्लेन हो सकता है, रैंडमली चलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपका बिलो द प्लेन एच, और यहाँ पे अबोव द प्लेन, और यहाँ पे क्या होगा बिलो द प्लेन, ठीक है। मतलब अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आ सकती है आर आर एस आर एस 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 एस, चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं सिंथायोटिक की, इसमें क्या होगा, मान लो अगर ये आर है, अब निकाल के देख लेना, मैं निकाल नहीं रही, मैं जैसे वैसे बता रही, अगर एक आर है तो नेक्स्ट कार्बन एस होगा,
एक R है तो S होगा, इस तरीके से चलेगा। और इस वाले में क्या है, ऑल द मिथाइल ऑन द सेम साइड, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, R R R R, मतलब सबकी क्या होगी, आपकी सेम होगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, एक नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट वन। वैसे इम्पोर्टेंट तो सारे ही टॉपिक्स हैं। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो बनेगा पहले तो देखो टॉपिक क्या है। टॉपिक है आपका नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास। नेट के पेपर में, गेट के पेपर में कभी कभी हमसे डायरेक्ट भी इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं। पहले डायरेक्ट आते थे, लेकिन अब क्या होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। ठीक है, तो आपको आना चाहिए, जैसे इसका जो फॉर्मूला है, नंबर एवरेज एवरेज मोलिकुलर मास कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्मॉल एन होता है। जो स्मॉल एन होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपका नंबर को। ठीक है, और इसके ऊपर इस तरह से बार होता है, और इक्वल टू ये होता है समीशन। समीशन का मतलब वो कहता है एडिशन करना। तो एम आई एन आई डिवाइड बाई समीशन ऑफ एन आई। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो मैं करा दूंगी, एक क्वेश्चन मैं करा के दिखा दूंगी। ठीक है, इसकी यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट वन, इस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो मेथड्स यूज टू डिटरमाइन, ठीक है, उसको कौन सा मेथड करते हैं, ओसोमेट्री। ओसोमेट्री, इसका ध्यान रखना, मेथड कौन सा है आपका, ओसोमेट्री वाला। ठीक है, ओसोमेट्री। नेक्स्ट वन इज द सेकेंड वन इज, ये आपका फर्स्ट वन हो गया, ये आपका सेकेंड वन। सेकेंड वन आएगा आपका मास, मास एवरेज मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी वहां पे क्या था, नीचे n था, दैट इज अ नंबर, यहाँ क्या मास है, तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, स्मॉल m, और ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप किस तरह से निकालोगे, ये हो जाएगा समीशन ऑफ एम आई का स्केयर एन आई, समीशन ऑफ एम आई एन आई। ठीक है, और द मेथड्स, जो मेथड यूज किया जाता है वो होता है आपका लाइट स्कैटरिंग, लाइट स्कैटरिंग, लाइट स्कैटरिंग मेथड कौन सा है। प्लीज इन मेथड्स को ध्यान में रखना, कभी कभी मैच द फॉलोइंग्स आ जाते हैं कि आप मैच करो मेथड्स को इनसे, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, लाइट स्कैटरिंग वाला। और कभी कभी ना ये मास की जगह वेट भी दे रखा होता है, तो जहाँ पे स्मॉल एम है वहाँ पे आपका डब्ल्यू देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन, the third one is the Z average molecular mass, Z average molecular mass। इसको हम Z है तो इसके पैर में क्या जाएगा, Z आ जाएगा। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन ऑफ एम आई का क्यूब एन आई, समीशन ऑफ एम आई का स्केयर एन आई। ठीक है, और जो इसका जो मेथड यूज किया जाता है, इसमें जो मेथड्स यूज करते हैं, मेथड यूज होता है इसमें सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अगर मैं एक और है फोर्थ,
The fourth one is viscosity average molar mass. Viscosity average molar mass like this. अब इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए. That is the summation of mi, that is 1 plus alpha divided by summation of mi ni, the whole क्या हो जाएगा 1 upon alpha. ठीक है, ये हम न्यूमेरिकल करेंगे तब बताऊंगी अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं. तो अभी सिर्फ यहाँ पे हम आइडिया ले लेते हैं फॉर्मूलाज का. एंड दिस इज कैलकुलेटेड बाय विस्कोमीट्री. कैलकुलेटेड बाय विस्कोमीट्री. ओके, दिस इज कैलकुलेटेड बाय विस्कोमीट्री. एंड द नेक्स्ट वन इज, एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, पीडीआई. इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है. अब वो क्या करता है, शुरू में जब उसने ऐसे चेंज किया ना कॉन्सेप्ट, उसने पीडीआई लिखा, तो कुछ बच्चे तो इसमें कंफ्यूज होंगे कि पीडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है. ठीक है, और पीडीआई कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है. और फिर उसने अगर मान लो दे भी दिया पीडीआई की फुल फॉर्म, तो भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे, वो गलत हो गया था. लेकिन अब तो हैबिट हो गई है, क्योंकि वो चेंज करता रहता है, सब अवेयर हो चुके हैं इसके रिगार्डिंग. तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आपको ना इनकी फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए. ठीक है, पीडीआई क्या होता है, दैट इज पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स. ठीक है, पोली डिस्पर्सिविटी इंडेक्स. और इसका जो फॉर्मूला होता है, पीडीआई इज इक्वल टू एम डब्ल्यू बार डिवाइड से एम एन, ये होता है. अब बात आती है, अब ये क्या है, ये हमने निकाल तो लिया, एम डब्ल्यू क्या था आप देख सकते हो इधर. ठीक है, अब देख सकते हो ये नंबर वाला था, और ये क्या है, एम डब्ल्यू ये वाला था, डब्ल्यू ये वाला जो मैंने बताया वेट वाला. ठीक है, मास वाला. तो ये एम डब्ल्यू, इसका फॉर्मूला मुझे पता ही है. ठीक है ना, तो आप देख सकते हो इसको. और ये क्या है, एन नंबर वाला. तो इनकी वैल्यूज आप रखोगे, सोल्व करोगे, तो पीडीआई की वैल्यू आ जाएगी. तो एक यहाँ पे जो चीज़ है वो समझने वाली ये है कि अगर पीडीआई की वैल्यू आपकी 1 आती है, ठीक है, वो किसके लिए होता है, वो होता है मोनोडिस्पर्सिटी के लिए. मोनोडिस्पर्सिटी के लिए. और हम बोल सकते हैं इसको होमोजेनियस पॉलीमर. क्या बोल सकते हैं हम इसको, होमोजेनियस पॉलीमर बोल सकते हैं. ठीक है, अगर पीडीआई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या होता है, एम डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन. ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, सेकेंड वन. ठीक है, सेकेंड वन ये क्या है, इफ पीडीआई इज इक्वल टू 2 है, तो क्या होगा, वो होगा बाय डिस्पर्स. क्या होगा, वो बाय डिस्पर्स होगा. ठीक है, बाय डिस्पर्स. और एक और चीज है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ सिंथेटिक पॉलीमर की, सिंथेटिक पॉलीमर, अगर आपका क्या है सिंथेटिक पॉलीमर है, तो वहाँ पे जो पीडीआई की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है. ठीक है, जो पीडीआई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है. और एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एन होती है. ठीक है, पॉलीडिस्पर सिंथेटिक पॉलीमर, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, पोली डिस्पर्सिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है, पीडीआई इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है.
उसके बाद अगर मैं बात करूं now next if we talk about the distribution, if we talk about distribution of molecular mass, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें हम ना ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं. इफ वी डू अ ग्राफ दैट इज नीचे आएगा एक्स एक्सिस पे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपका वेट ऑफ फ्रैक्शन, और इसका जो ग्राफ जाएगा वो इस तरीके से जाएगा. अब यहाँ पे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, अब वो देखने को मिलता है. बात ये है तो जो अभी हमने पीछे जो डिस्कस किया था 3-4 टर्म्स, अगर मैं मोलिकुलर मास की बात करूँ, ठीक है, अब देखो अगर आपका यहाँ से लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर ये कांस्टेंट जा रहा है, फिर क्या रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ इधर से इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, मोलिकुलर मास तो इंक्रीज ही कर रहा है, वेट ऑफ फ्रैक्शन क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है. अगर मैं मोलिकुलर मास की बात करूँ तो मोलिकुलर मास किसका ज़्यादा होगा, ऑर्डर देख सकते हैं, मोलिकुलर मास किसका ज़्यादा होगा, mz, mw, mv, mn, ठीक है. अगर मैं इधर इस पे प्लॉट करना चाहूँ तो वो हो जाएगा, यहाँ पे मास किसका ज़्यादा होगा, यहाँ पे होगा mz, फिर mw, ये वेट है वही मास वाला, उसके बाद विस्कोसिटी, ये क्या होगा, mn, दैट इज अ नंबर एवरेज. ओके, तो आप ये देख सकते हैं. अगर मैं यहाँ से एक ऑर्डर निकालूं, मोर मॉलिक्यूल इन द मोलिकुलर मास, अगर ऑर्डर निकाल दें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में ज़्यादा होंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा. तो इसका अगर मैं ऑर्डर निकूँ, ऐसे पूछ लेते हैं पेपर में, मॉलिक्यूलर मास का ऑर्डर या मोर मॉलिक्यूलर ऑर्डर बताओ, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है. ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, मोर मॉलिक्यूल्स. आप ऐसे लिख सकते हो, मोर मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑर्डर है ये, ऑर्डर ऑफ, तो ये आपको पता होना चाहिए. The next one is नेक्स्ट वन है आपका जो वो है आपका इंस्ट्रिंक विस्कोसिटी. अब जी प्लीज इसको ध्यान से देखना, एक तो मैं बोल रही हूँ इंस्ट्रिंग विस्कोसिटी और विस्कोसिटी नंबर और स्टोनजिंगर इंडेक्स. प्लीज इस पे ध्यान देना, और पे, और इनके नाम पे भी, इंस्टेंट विस्कोसिटी नंबर और स्टोनजिंगर इंडेक्स पे, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. मैं आपको 3 इक्वेशन बताऊंगी, आपको पता होना चाहिए वो कब तो यूज होंगी और
क्या पता डायरेक्ट भी आपसे पूछ ले, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए। द फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, द फर्स्ट वन है, ये बोलते हैं विस्कोसिटी। इससे रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट जाएगी सी से 0, सी के यहाँ पे कंसंट्रेशन, एन एस पी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 2.55 सी। यहाँ पे जो फाई है इसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम फ्रैक्शन। द सेकेंड वन इज इंस्टेंट विस्कोसिटी इज इक्वल टू के विस्कोसिटी बार और ऊपर क्या आ जाएगा ए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, इस इक्वेशन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को तो बोलते हैं एक मार्क हॉर्नविक इक्वेशन, मार्क हॉर्नविक इक्वेशन। और इससे ना डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस वाली इक्वेशन। पहले डायरेक्ट पूछा जाता है, गेट में भी पूछा जाता है, इसमें गेट एग्जाम में, ठीक है। तो ये बोलते हैं मार्क हॉर्न इक्वेशन, या डायरेक्ट लिख देते हो अकॉर्डिंग टू मार्क हॉर्न इक्वेशन। ये आपको ये इक्वेशन दे देंगे तो आपको पता होनी चाहिए इस इक्वेशन का नाम क्या है। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक तो के है और एक ए है। ये क्या होते हैं? जो के और ए होते हैं ना, के एंड ए दोनों के दोनों होते हैं आपके कांस्टेंट, ठीक है। के और ए क्या होते हैं आपके कांस्टेंट, और डिपेंड करते हैं, एक बार ये पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, के और ए के बारे में बताओ, ये कांस्टेंट है एंड डिपेंड ऑन पॉलीमर, डिपेंड ऑन पॉलीमर सोलवेंट पेयर। ये भी पेपर में पूछा गया था, अलग अलग पूछा गया था। डिपेंड, ये दोनों दोनों के कांस्टेंट है, डिपेंड करते हैं पॉलीमर सोलवेंट पेयर, ठीक है। और एक और चीज है यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली है, वो ये है, इस इक्वेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। एंड दिस इज यूज्ड, ये जो मार्कोनी हॉर्न इक्वेशन है, दिस इज यूज्ड फॉर, this is used for determination, this is used for determination of viscosity average molar mass, एवरेज मोलर मास, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट वन हो गया। तो आपको पता होना चाहिए इस इक्वेशन के बारे में, और इसके जो जो कांस्टेंट टर्म्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट, ठीक है। तो आपको यू शुड नो अबाउट द important things na. The next one equation is third one, that is instant viscosity is equal to, sorry इधर प्लस आएगा, प्लस k dash instant viscosity का स्केयर c is equal to sp by c। इस इक्वेशन को बोला जाता है हगिंस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज द हगिंस इक्वेशन। एंड अब ये यूज किया जाता है, एंड दिस इज यूज्ड ओनली, एंड दिस इज यूज्ड ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, दिस इज यूज ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। वो आपको मेंशन दे रखा होगा, मेंशन नहीं दे रखा तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि सॉल्यूशन कौन सा है। अगर डाइल्यूट है तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? हगिंस इक्वेशन लगेगी। और यहाँ पे जो के डैश की जो वैल्यू होती है वो ले जाते हैं अप्रोक्सली 0.4 के आसपास ले जाती है। अगर उन्हें दे रखी है तो वही लेनी है, अगर नहीं दे रखी तो 0.4 आप ले सकते हो, ओके। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो गेट के एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट है
मोस्ट मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से। एक कॉन्सेप्ट अब जैसे मैंने बताया डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, है ना, वो हमने सिंपल बेस पे किया था, लेकिन एक और जो रिजल्ट निकल के आता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का, वो हम इस तरह से लिखा जाता है, उसको हम के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस पी होता है। ठीक है, ठीक है। तो जो के होता है ना, इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इससे क्या होता है, न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो आपको पूछ लेगा, पी की वैल्यू दे देगा, के की वैल्यू निकालो। अब ये पी क्या है, के क्या है, के बता दे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये आया कैसे। हम इसका ना मेथड देखते हैं, मतलब इसका पूरा प्रोसीजर ये आया कैसे है। ठीक है, और डेरिवेशन देख लेते हैं इसका। और क्योंकि इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये आया कहाँ से, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं उससे। नेक्स्ट स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखो, फॉर अ पॉलीमर, अब लिख सकते हो फॉर अ पॉलीमर, फॉर अ पॉलीमर ऑफ टाइप ए बी, ए बी, ए बी टू ए बी, अगर आपका पॉलीमर इस टाइप का है, ठीक है, आपको क्या देखना है, पॉलीमर गिवन है, उसका टाइप देखना है। अगर आपका इस टाइप का ए बी ए बी ए बी टाइप का है, ठीक है, तो हम करते हैं लेट P is the probability, P is the probability that B connects with A, B connects with A, B connects with A। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट का डिपेंड करते हैं, उससे बताते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से। अभी जो मैं बताऊंगी ये सारा का सारा। फिर वो बोल रहे हैं इफ वी हैव k units in polymer, then we have k minus 1 linkage, k minus 1 linkage, so its probability, इसकी probability क्या होगी, k minus 1। ठीक है, k minus 1, k minus 1 क्या है, इतनी लिंकेज है, k है k क्या है, यूनिट इन पॉलीमराइजेशन, तो k माइनस 1 क्या लिंकेज है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, k माइनस 1। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी that B does not connect with A, does not connect with A, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपकी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1 माइनस पी, 1 माइनस पी। डज नॉट, अगर वो कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट है तो आपकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, नहीं है तो 1 माइनस पी। सो टोटल प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं, टोटल, so total probability that molecule will have k minus 1 linkage and then it will terminate is given by that is given by p k minus 1 1 minus p। ये वाला जो मैंने बताया ना, इतना वाला पार्ट, यहीं से क्वेश्चन आया था
तो उसमें सिर्फ ये बोला गया था कि कनेक्टिविटी के बारे में और प्रोबेबिलिटी पूछनी कि बी कनेक्ट कर रहा है, बी कनेक्ट ही नहीं कर रहा, तो उसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये वाला चीज़ है, आया था वहाँ पे क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ, अभी कंटिन्यू करते हैं इसी को ही, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इतने पार्ट से क्वेश्चन आ चुका है तो आगे भी आ सकता है। सिमिलरली की बात करें, अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी, probability that the chain बात करो probability that the chain has k units is क्या होगा आपका n k डिवाइड बाय n, ठीक है। अब यहाँ पे n k क्या है, वेयर n k क्या है आपका नंबर ऑफ चेन्स हैविंग k units, नंबर ऑफ चेन्स हैविंग k units, और n क्या है यहाँ पे total number of chains and nk is the number of chains having k unit. So therefore तो probability क्या होगी k minus 1, ये probability कब थी k minus 1 की, जब क्या थी k unit से पॉलीमर में और we have a k minus 1 linkage, तो probability क्या थी pk minus 1 and into 1 minus b, 1 minus b क्या थे, जब b does not connect with the a, that is a 1 minus b is equal to that is nk by n, ये probability है, that is a k chain, और आपकी ये वाली टर्म आ जाती है, ठीक है। and after that okay, on solving this equation we get that is, इसको हम solve कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, is 1 minus p is equal to nk by n, so that is the average value of k। अगर मैं एवरेज वैल्यू ऑफ k की बात करूं, एवरेज वैल्यू ऑफ k की निकालूं, तो क्या होगा इज इक्वल टू समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 और ये क्या है इन्फिनिटी तक k एन के डिवाइड बाय क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ 1 माइनस पी, k की वैल्यू आप डाल सकते हो 1 माइनस पी, दैट इज अ समीशन ऑफ k p k माइनस 1, यहाँ n के अब वैल्यू आ गई ना मेरे पास, तो मैंने इसमें सारी इक्वेशन में इक्वेशन डाल दी, ठीक है। और इस वाले को मैं लेट कर लेती हूँ लेट फर्स्ट इक्वेशन, on solving we get k is equal to 1 minus p divided by 1 minus p का स्केयर is equal to 1 minus p, तो हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डजेंट मैटर 1 अपॉन 1 माइनस p। कुछ कुछ बुक्स में के भी, पेपर में भी के कई बार के से पूछ लेता है कैपिटल से, कई कई बार एन से पूछ लेता है, तो वो मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। के क्या है यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन, और मैं इसको बोल सकती हूँ और नंबर ऑफ लिंकेज, उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं, आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। एक है आपका आरएमएस,
√n/L। जो ये RMS है ये क्या है आपका, ये है आपका रूट मीन स्क्वायर रेडियस, रूट मीन स्क्वायर रेडियस √n/L। यहाँ पे n क्या है आपका नंबर है, L क्या है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है, L क्या है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये आता है। सेकेंड जो आपका फॉर्मूला है, एक आ जाता है आपका RG इज इक्वल टू RMS डिवाइडेड बाय √6। ये जो RG है इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ ग्रेडेशन। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वाला फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला है आपका एवरेज ऑर्डर का, एवरेज रेडियस इज इक्वल टू √8/3 √n/L, एवरेज रेडियस। और अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल की बात करूँ, मोस्ट प्रोबेबल वो हो गया √2/3 √n/L। एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, डायरेक्ट पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है इनके बेसिस पे। और एक है आपका काउंटर लेंथ का इन n/L। तो ये सारे के सारे क्या है, इम्पोर्टेंट है, ऑल आर इम्पोर्टेंट थिंग। वन मोर थिंग इज, अगर मैं ऑर्डर पूछूं इनका, भाई जितने भी रेडियस हैं किसका ऑर्डर ज़्यादा होगा, ठीक है, ऑर्डर तो किसका ज़्यादा होगा, काउंटर लेंथ की वैल्यू ज़्यादा आएगी, काउंटर लेंथ की। उसके बाद RMS की, उसके बाद रेडियस ऑफ ग्रेडेशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, n/L। RMS का क्या है √n/L, और इसका कितना है, दैट इज RMS डिवाइडेड बाय √6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। करते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है, कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। और इम्पोर्टेंट क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है। जो मूवमेंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है वो होती है फ्रॉम लो टू हाई। अगर मैं बात करूँ डिफ्यूजन की, किसकी, डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ कंसंट्रेशन अपोजिट हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, लो टू हाई हो रहा था, और इधर से क्या हो जाता है, हाई टू लो हो जाता है, ठीक है। तो एक बात और है, थोड़ी सी इसमें बात कर लेते हैं, जो ओस्मोसिस होते हैं, ओस्मोसिस में मूवमेंट की तो बात कर ली, अब कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे हम बात होती है मूवमेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कौन सा होता है, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की जो मूवमेंट होती है वो होती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ओके। अब हम बात करते हैं जो हमारे काम की बात है, नेक्स्ट है हमारा ओस्मोटिक प्रेशर। कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा हाई कंसंट्रेशन साइड ताकि कंसंट्रेशन की मूवमेंट रुक जाए, उसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे आपको पता है, वी नो द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, that is P is equal to N by VRT and P is equal to CRT। ठीक है, और यहाँ पे P is equal to क्या आ गया, पाई क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको पता है कंसंट्रेशन क्या होती है, N by V, और कंसंट्रेशन की यूनिट भी पता होनी चाहिए, दैट इज मोल लीटर इनवर्स होती है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाता है, पाई इज इक्वल टू CRT आ गया। अब बात करते हैं, अगर मैं बात करूं पॉलीमर वाले केस में,
फॉर पॉलीमर के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहती है, ठीक है। पॉलीमर के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज पाई इज इक्वल टू C1 RT 1 प्लस BC1 गेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो C1 है, यहाँ पे लिख सकते हैं, जो C1 है वो क्या है आपका, सॉरी, जो C1 है, C1 क्या है आपका C/m, ठीक है। जो C है इसकी यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स, और जो ये वाला C है इसकी यूनिट आएगी आपकी ग्राम मोल इनवर्स में, और जो M है इसकी भी यूनिट होगी आपकी ग्राम मोल इनवर्स में। यूनिट पे प्लीज ध्यान देना, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए आपको। और जो ये C है, अब ये C है क्या, जो C है ना, ये है आपकी स्ट्रेंथ, क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और इसकी यूनिट क्या है, ग्राम मोल इनवर्स, ओके। तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, यहाँ पे C1 क्या है, C/m, इसको मैं डाल सकती हूँ इधर, दैट इज C/m RT, दैट इज कैपिटल M, 1 प्लस B, अंदर भी हम डाल सकते हैं, C1 इज इक्वल टू C/m अप टू so on. Now on rearranging we get pi by C is equal to RT by M 1 plus B C/m up to so on, B C/m to so on. Here जो आपका पाई बाय C है इसी को हम बोल देते हैं रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। एक इक्वेशन क्या थी, पाई इज इक्वल टू CR, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर की, जो हम पॉलीमर के लिए निकालते हैं ना, ये जो इक्वेशन आती है ये किसके लिए होता है, रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन पाई बाय C versus the concentration, we get like this, we get intercept here, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेप्ट होता है। अब मैं कैसे निकालूं इसके स्लोप की वैल्यू और इंटरसेप्ट, अब देखो यहाँ पे मैं इसको रीअरेंज कर सकती हूँ, इस वाली इक्वेशन को मान लो इसको सेकंड इक्वेशन है, दैट इज पाई बाय C इज इक्वल टू RT/m, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस RT BC/m, ओके। तो ये किसके बीच में आपका ग्राफ प्लॉट हो रहा है, द ग्राफ इज प्लॉटिंग बिटवीन, दैट इज पाई बाय C वर्सेस में कंसंट्रेशन, ठीक है, पाई बाय वर्सेस कंसंट्रेशन। तो ये क्या होगा, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या, RT/m, ये क्या हो गया आपका इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा आपका स्लोप, तो जो यहाँ पे स्लोप आई है, स्लोप क्या आएगी, RTB/m। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इस तरह से आते हैं, आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू दे देंगे, स्लोप की वैल्यू दे देंगे, तो आपको खुद निकालना है, ठीक है। फिर अब मान लो आपको स्लोप की वैल्यू दे दी, ठीक है, यहाँ से आपको B निकालना पड़ेगा, या कुछ भी निकाल सकते हो, और आप अब यहाँ से सोल्व कर सकते हो, वो आपसे टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट आपका एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज विस्कोमेट्री, विस्कोमेट्री। हम बात कर रहे हैं फॉर न्यूमेरिकल अप्रोच की, न्यूमेरिकल अप्रोच। तो इसको मैं इस तरह से बता सकते हैं, दैट इज, ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, 1 प्लस C2। अब ये देखो, ये वाली इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज इंस्ट्रिंक विस्कोसिटी, इंस्ट्रिंक विस्कोसिटी, ठीक है। और ये क्या है आपका, है तो विस्कोसिटी, लेकिन किसकी, दैट इज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूशन कैसे बनता है, दैट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट,
ठीक है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब यहाँ पे जो सोल्यूट होता है वो सोल्यूट यहाँ पे लिया जाता है मैक्रो मोलिक्यूल्स। क्या लिया जाता है? मैक्रो मोलिक्यूल्स लिया जाता है प्लस में सॉल्वेंट। तो आपका यहाँ और ये वाला जो होता है नोट वाला, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी है ये। ठीक है, विस्कोसिटी किसकी है? प्योर सॉल्वेंट की। प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस इंस्टेंट विस्कोसिटी इनटू में C अप टू सो ऑन। और इस वाले टर्म को मैं लिख सकती हूँ और वी कैन राइट लाइक दिस, माइनस में 1 इज इक्वल टू इंस्टेंट विस्कोसिटी C अप टू दिस। इस वाले टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट इट, and this is the specific viscosity. This is the specific viscosity. ठीक है, ये आपका क्या आ गई? स्पेसिफिक विस्कोसिटी। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूं, लिमिट कंसंट्रेशन क्या जा रही है? 0, ये भी तो C है ना, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पाई न्यू नॉट माइनस 1 डिवाइडेड बाय C। इज इक्वल टू आ जाएगा इंस्टेंट विस्कोसिटी। ठीक है, ये आपका यहाँ से आ गया। ओके, तो यहाँ से एक चीज और निकल के आती है, यहाँ से ग्राफ निकल के आएगा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इधर ही बता देती हूँ। अगर मुझे बात करनी पड़ी, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है विस्कोसिटी की, इंस्टेंट विस्कोसिटी की, तो वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हम क्या है, ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो, तो इसकी बाय नॉट माइनस 1 that is C is equal to 2 is equal to viscosity। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन आई है, एक मिनट, ये हमें ग्राफ प्लॉट कर देती हूँ। ये कंसंट्रेशन है और ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा इसके बीच में, दैट इज नीटा नीटा नॉट माइनस 1 डिवाइड बाय C। ठीक है, ये आपका 0 है और ये इस तरह से देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 0, 0 हो गया, और ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। ठीक है, ये आपका 2 हो गया, और इस वाले पॉइंट पे ये हो जाएगा 0 और 2। तो जो कंसेप्ट एट, हम यहाँ लिख सकते हैं एट C इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट देगा नीचे की वैल्यू दैट इज 2। तो यहाँ पे क्या, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, एंड दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, रिड्यूस विस्कोसिटी। अब ये आ जाता है कि जो इंस्टेंट विस्कोसिटी है उसको रिड्यूस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो आपका ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। उसको रिड्यूस किया जा सकता है कब? जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, देन रिड्यूस विस्कोसिटी, जो रिड्यूस विस्कोसिटी है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? इंस्ट्रिंक विस्कोसिटी में, इंस्ट्रिंक विस्कोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इंस्ट्रिंक विस्कोसिटी में। तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं।
न्यूमेरिकल बेसिस के लिए। नेक्स्ट है आपका मार्क ऑन इक्वेशन। ये मैंने बताई थी स्टार्टिंग में। ये यूज किया जाता है, यूज टू कैलकुलेट इंस्टेंट विस्कोसिटी वैल्यू। इससे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नेट हो गेट हो, उसके लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इसकी इक्वेशन मैंने पहले बता चुकी हूँ, ये हो जाएगी के एम वी के और दैट इज अल्फा। अब मैंने बताया था जो के और ए अल्फा है, वहां पे मैं ए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। के और ए जो है दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। और इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू डिपेंड्स ऑन polymer solvent pair, that is depend on polymer solvent pair। अब बात आती है हम इसकी वैल्यू कैसे लेंगे पेपर में। जो अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा की वैल्यू हमें लेनी होती है 0.5 to 1। अगर पेपर में दे रखा होता है न्यूमेरिकल में तो आप वही ले सकते हो, अगर नहीं तो 0.5 से 1 के बीच में आप ले सकते हो। ठीक है। अगर क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन ही नहीं है, मतलब इसमें आप कैस कितनी लोगे, अगर पेपर में गिवन ही नहीं है तो अल्फा की वैल्यू 1 ले सकते हो। वैसे अल्फा की वैल्यू जो होती है ना, अप्रोक्स 0.5 के 1 के बीच में ही लाई करती है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो और एक और बात, जो अल्फा है, ठीक है, ये कांस्टेंट ही टर्म है। ये जो अल्फा है ये डिपेंड करती है, इसकी जो वैल्यू आएगी ना, अल्फा की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑन किसके ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर। डिपेंड ऑन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ पॉलीमर। ठीक है, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ पॉलीमर के ऊपर डिपेंड करती है। अब एक और चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिट। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, यूनिट। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, इंस्टेंट विस्कोसिटी की, इसकी यूनिट होती है, अब देखो इंस्टेंट विस्कोसिटी जो होता है वो इज इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी होता है। ठीक है। अब आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, दैट इज ग्राम। ओके, तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी, ये वाली हो जाएगी, दिस इज द विस्कोसिटी। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन versus ln, that is natural logarithm viscosity versus ln, तो कैसा होगा। सबसे पहले तो जो ये हॉकिंस इक्वेशन है इसी को यूज करना पड़ेगा आपको। तो इसकी जो इक्वेशन है वो है आपकी इज इक्वल टू के एम वी, दैट इज अल्फा। फिर इसको टेक बोथ साइड्स, नेचुरल लॉगरिथम ले सकते हो, दैट इज बीटा 1 इज इक्वल टू ln k प्लस अल्फा ln। ओके, तो जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ किस किस के बीच में बन रहा है, द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, इट इज ln वर्सेस दिस। ओके, इन दोनों के बीच में आपका क्या करेगा, ग्राफ प्लॉट होगा। तो ये क्या होगी, इंटरसेप्ट हो गया, मतलब इंटरसेप्ट तो पॉसिबल है। और ये क्या हो गया आपका, स्लोप हो गया, अल्फा क्या हो गया आपका, स्लोप हो गया। तो जो ग्राफ है वो इस तरीके से देखने को मिल सकता है यहाँ पे आपको। ये क्या इंटरसेप्ट होगा, और जो स्लोप होगी, स्लोप क्या होगी, अल्फा, और जो इंटरसेप्ट हो गया वो क्या हो गया, ln k। और ये किस किस के बीच में हो रहा है, ये दैट इज ln mv वर्सेस दैट इज इसके बीच में होगा। तो ये आपका ग्राफ होगा। ठीक है, थैंक यू। If you like my work, please like, share and subscribe.